उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। पावरलैंड के चीफ हेनरी ने चीफ बॉस की कॉल करके बताया था कि आप यहाँ नाराग सिटी में हैं, आपका हर तरह से ख्याल रखा जाए और बॉस जानता है कि यहाँ टेरी पावरलैंड के मुफादात का निगहबान है। चनाचा उसने टेरी से बात की तो टेरी ने बताया कि आप यहाँ इस होटल में हैं। चनाचा मैं यहाँ आ गई, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए वजाहत की और जैकी एक बार फिर इत्मीनान का तवील सांस लिया। वो समझ गई थी कि हैरी ने इमरान उसके साथियों से तहफ़्फ़ुज़ की खातिर चीफ बॉस ऑफिसर को इसके मुतालिक बताया होगा। ठीक है, मेरा ताल्लुक पावरलैंड से है, लेकिन जब आप आई हैं तो फिर इस सवाल का मकसद का क्या ताल्लुक है? जैकी ने इस बार मुंह बनाते हुए कहा, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आपका पावरलैंड में कोई बड़ा तो फिर आपसे उसकी शायानुशान सलूक किया जाए, और अगर मामूली सी कारकुन है तो फिर हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। मार्गरेट ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं पावरलैंड की डायरेक्टर हूँ, अपने चीफ बॉस को बता देना। जैकी ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा, डायरेक्टर? ओ माय गॉड, फिर तो आप वीआईपी शख्सियत हैं। सॉरी मैडम, मुझे ये अंदाजा भी ना था कि आप इतनी अहम शख्सियत हैं। आप तो नाराग सिटी की पूरी पुलिस आपकी खादिम है। इस मार्गरेट ने मौतबाना लहजे में कहा। इसका अंदाज बता रहा था कि वो जैकी से अच्छी तरह मरूब हो गई है और जैकी की आंखें चमक उठी। लेकिन मुझे पुलिस की तरफ से किसी खिदमत की जरूरत नहीं है, जैकी ने फाखिराना और तहमकाना लहजे में जवाब दिया। जाहिर है, आप जैसी शख्सियत को क्या ज़रूरत हो सकती है। मिस्टर माइकल, आप जा सकते हैं। मैं ज़रा कुछ देर यहाँ रुकूंगी, मुझे ज़िंदगी में पहली बार बड़ी शख्सियत से मिलने का मौका मिला है। मार्गरेट ने असिस्टेंट मैनेजर से मुखातिब होकर तहमकाना लहजे में कहा, ठीक है मिस, आपके लिए कुछ भिजवा दूँ? माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ नहीं, मैं ड्यूटी के दौरान पीती नहीं हूँ, थैंक यू। मार्गरेट ने कहा और माइकल दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया तो मार्गरेट जैकी से मुखातिब हुई, मैडम, आप मेरे लिए यहाँ रुकने से नाराज तो नहीं हो रही? मुझे आपसे मिलकर बेहद फख्र महसूस हो रहा है। मैं अब अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स पर सारी उम्र रोब डाल सकूंगी। मुझे इतनी बड़ी शख्सियत से मिलने और बातें करने का शर्फ हासिल हुआ है। मार्गरेट का लहजा बेहद आजिज़ाना सा था और उन्हें, मिस मार्गरेट, मैं वैसे भी अकेली बोर हो रही हूँ, बैठें, जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा और मार्गरेट थैंक यू कहकर कुर्सी पर बैठ गई, जबकि जैकी बड़े फाखिराना अंदाज में सामने वाली कुर्सी पर पहले ही बैठ चुकी थी। मैडम, मैंने पावरलैंड के मुतालिक बहुत कुछ सुना हुआ है। मुझे इस पुरअसरार और ताकतवर तंजीमों से ज़ाती तौर पर बेहद दिलचस्पी है, खासतौर पर उनके हेडक्वार्टर के मुतालिक, लेकिन मुझे आज तक इस जैसी शख्सियत से मिलने का शर्फ हासिल नहीं हो सका। अगर आप मुझ पर मेहरबान हो ही गई हैं तो फिर अंदाज़े करम ये बता दीजिए कि पावरलैंड का हेडक्वार्टर कैसा है। यकीनन बहुत शानदार, बहुत बड़ा होगा। इसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, इसमें दाखिल होने के अजीब और गरीब रास्ते होंगे। इन रास्तों में गलत आदमी के दाखिले को चेकिंग करने के लिए अजीब और गरीब मशीनें नस्ब होंगी। मार्गरेट इस तरह बोल रही थी जैसे कोई छोटी सी बच्ची किसी जादू नगरी के मुतालिक बात कर रही हो, और जैकी उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, है तो ऐसा ही, और पावरलैंड का हेडक्वार्टर तो बहुत ही अजीब और गरीब है। अब तो इसमें आम तरीके से दाखिल हुआ जा सकता है, वरना पहले तो इसमें दाखिले के लिए ट्रांसमिट फ्यूज का होना जरूरी था। जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रांसमिट फ्यूज? क्या मतलब? मार्गरेट ने चौंक कर हैरत भरे अंदाज में पूछा और जैकी उसे ट्रांसमिट फ्यूज के मुतालिक बताने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो खुलती गई और मार्गरेट की आंखें तो वो वाकई हैरत की शिद्दत से उबल आई थी। उसके चेहरे पर शदीद तरीन इश्तियाक की नजरें दोबारा बड़े बचकाना अंदाज में सवाल करती और जैकी उसे मज़ीद तफसील बता देती। इस तरह वो काफ़ी देर तक बातें करते रही कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो दोनों चौंक पड़े। यस, जैकी ने चौंक कर कहा, मैडम, मैं माइकल हूँ, आपका पिस्टल वापस करने आया हूँ। बाहर से माइकल की आवाज़ सुनाई दी। यस, कम इन, जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा और माइकल दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। क्योंकि वो दरवाज़ा अंदर से लॉक ना था इसलिए खुल गया। ओ, बड़ा वक्त हो गया है। अच्छा, थैंक यू मैडम जैकी, अब मुझे इजाज़त दें, मिस मार्गरेट ने खड़े होते हुए कहा। ठीक है। जैकी ने सर हिलाया, लेकिन दूसरे लम्हे मार्गरेट का हाथ पिछली किसी तेजी से घुमा और इससे पहले कि जैकी कुछ समझती, इसकी कनपट्टी पर मार्गरेट की मुड़ी हुई उंगली की ज़रब पूरी कुव्वत से पड़ी और जैकी हल्की सी चीख मारकर कुर्सी समेत नीचे जा गिरी। कैप्टन पर पड़ने वाली, कनपट्टी पर पड़ने वाली अचानक और भरपूर ज़रब ने फौरन ही अपना काम दिखाया और जैकी का जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया। काफ़ी देर हो गई थी जूलिया, मैं तो घबरा गया था, माइकल ने इस बार बदले हुए लहजे में कहा। बस तफसीलात मालूम करते करते वक्त लग गया। ये तो बिल्कुल ही अहमक निकली। मैं जैसे जैसे रूबियत का इजहार करती गई ये खुलती चली गई। पता नहीं उसे डायरेक्टर किसने बना दिया है। मार्गरेट ने, जो दरअसल जूलिया थी, ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, जाहिर है आपने
वार ये ऐसा किया था नफ्सियाती वार, उसकी फितरत के ऐन मुताबिक, माइकल ने हंसते हुए जवाब दिया। आप इसको हेल्फ्रेड हाउस लेकर जाएं। जूलिया ने संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है मैं ले जाने की जरूरत नहीं, इसको खत्म करके यहीं फेंक देते हैं। माइकल ने कहा। अरे नहीं कैप्टन शकील, ये अहमक जरूर है, लेकिन वो हेनरी इतना अहमक नहीं होगा। इमरान भी इसकी जहानत की तारीफें करता है और फिर यहाँ अपने असल नाम से ठहरी हुई है। हेनरी को जैसे ही उसकी मौत की इत्तला मिली, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। मेरा ख्याल है मैं इसके मेकअप में हेडक्वार्टर जाऊं। मैंने जो तफसीलात मालूम की है इसमें फ़ायदामंद ही होंगी। इसके कदोकामत बिल्कुल मुझसे मिलती है और इसकी फितरत और तबीयत को अच्छी तरह समझ गई हूँ, लेकिन उसकी मौत की इत्तला मिलने के बाद ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। जूलिया ने माइकल से मुखातिब होकर कहा, जो दरअसल कैप्टन शकील था। अच्छा, अगर ये बात है फिर तो ठीक है। ऐसा है कि आप यहीं इसका मेकअप कर लें, मेरे पास एमरजेंसी बॉक्स मौजूद है। फिर आप खुद ही काउंटर पर कह दें कि मैं और ये आपकी मेहमान हैं और इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। इस तरह किसी को शक ना होगा और हम इसे लेकर काउंटर तक पहुंच जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। तो जूलिया ने इस्बात में सर हिलाया। कैप्टन शकील ने कोट की अंदरूनी जेब में एमरजेंसी बॉक्स निकालकर उसे दबा दिया और उसे लेकर बाथरूम में डाल दो। मैं इस पर अपना और अपने उसका मेकअप भी कर लूंगी और लिबास भी बदल लूंगी, जूलिया ने कहा। और कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए झुककर फर्श पर पड़ी जैकी को उठाया और लाकर बाथरूम के फर्श पर डाल दिया। बस ये ख्याल रखना कि कहीं ये होश में ना आ जाए, कैप्टन शकील ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर कहा। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, जूलिया ने कहा और बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हेनरी इत्मीनान से बैठा हाल की दीवारों में नस्ब मुख्तलिफ मशीनों को खुद ब खुद ऑपरेट होता देख रहा था कि अचानक उसके सामने रखी मेज पर मौजूद एक छोटी सी मशीन से टू टू की आवाज़ें निकली और वो अचानक चौंक पड़ा। आवाज़ें रुक रुक कर आ रही थी और मशीन के कोने पर सुर्ख रंग का एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। हेनरी एक लम्बे तक हैरत से इस बल्ब को जलता बुझता देखता रहा। फिर वो एक झटके से उठा और बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ इस हाल कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर एक राहदारी थी जिसमें मुसल्लह अशखास बाकायदा पहरा दे रहे थे और हेनरी को इस तरह अचानक बाहर निकलते देखकर चौंक पड़े, लेकिन हेनरी उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर वाकई दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। मुसल्लह अशखास हैरत से पावरलैंड की चीफ को इस तरह दौड़ता देखने लगे। उसके चेहरों पर सवालिया निशान उभरा हुआ था, लेकिन जाहिर है वो चीफ से पूछ कुछ ना कर सकते थे। हेनरी कुछ लम्हों तक मुख्तलिफ राहदारियों से दौड़ रहा था। फिर वो एक दरवाज़ा खोलकर एक छोटे से कमरे में आया जिसके दरमियान में एक छोटी सी मशीन पड़ी हुई थी। मशीन पर काले रंग का गलाफ चढ़ा हुआ था। हेनरी ने आगे बढ़कर वो गलाफ उतार कर एक तरफ फेंका और फिर तेजी में इस मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। मुर्दा मशीन में जान सी पड़ गई और लगे हुए मुख्तलिफ बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे और इस पर मौजूद डायल पर सुर्ख रंग की सुई तेजी से हरकत करती हुई दरमियानी जगह पर आकर रुक गई। इस सुई को इस हिस्से पर रुकते देखकर हेनरी के हलक से इत्मीनान भरी सांस निकल गई। उसने जल्दी से कुछ और बटन दबाए तो मशीन के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद एक स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर रोशनी के झमाके हो रहे थे। हेनरी ने सबसे पहले मशीन की दाएं हाथ पर लगे हुए एक सुर्ख रंग के लीवर को हैंडल को खींचा और फिर इत्मीनान से मशीन के सामने पड़े हुए स्टूल पर बैठ गया। स्क्रीन पर मुसलसल झमाके हो रहे थे। फिर यकलख्त एक मंजर ऊपर आया। ये एक बहुत बड़े होटल की पार्किंग का मंजर था और औरत, एक मर्द और एक बेहोश औरत कार के अंदर लिटा रहा था। यह मंजर देखते ही हेनरी बुखलाए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब, जैकी तो सही सलामत खड़ी है, जबकि ये एग्नो कॉल भी आ रही है। एग्नो कॉल तो सिर्फ इस वक्त आती है जबकि जैकी के जिस्म में नस्ब एग्नोमाइटर काम शुरू कर दे, और ये एग्नोमाइटर सिर्फ उस वक्त काम कर सकता है जबकि जिस जिस्म में वो नस्ब हो वो मुर्दा हो जाए या बेहोश हो जाए। और डायल की सुई बता रही है कि एग्नोमाइटर बेहोशी में काम कर रहा है जबकि जैकी ना मुर्दा है और ना बेहोश। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन की तरफ देखते हुए बड़बड़ा कर कहा। वसीला में उसे एक ख्याल आया तो वो जल्दी से मशीन के सामने से हटकर कमरे के कोने में पड़ी एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से अलमारी खोली और उसमें रखी हुई एक बड़ी सी ट्रांसमीटर नुमा मशीन को उठाकर वापस मशीन के पास ले आया। ट्रांसमीटर नुमा मशीन को उसने पहली मशीन के ऊपर लगे हुए मखसूस बुकों में अच्छी तरह फंसा दिया और फिर उसमें मौजूद एक लीड को पहले और बड़ी मशीन के पॉइंट में फिक्स कर दिया। उसके बाद उसने ट्रांसमीटर नुमा मशीन की डायल घुमाने शुरू कर दिए। वो शायद कोई मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा था। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद उसने ट्रांसमीटर का एक बटन दबाया और फिर बड़ी मशीन पर झुक गया। उसके मुख्तलिफ बटन उसने प्रेस किए तो यकलख्त मशीन में से पहले गिड़गिड़ाहट की आवाज़ उभरी और फिर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। मिस जूलिया, अब इमरान को चाहिए कि मजीद वक्त ज़ाया ना करे और बराह रास्त रेड कर दे। ये आवाज़ और नाम सुनते ही हेनरी का चेहरा भड़कने लगा। स्क्रीन पर कार का अंदरूनी मंजर नजर आ रहा था। ड्राइविंग सीट पर भी मर्द बैठा हुआ था जबकि पिछली सीट पर जैकी बैठी थी और वो बेहोश औरत दोनों सीटों के दरमियान पड़ी थी। यस कैप्टन, मेरा भी यही ख्याल है। दूसरे लम्बे पिछली नशिस्त पर बैठी जैकी के लब हिले और आवाज़ सुनाई दी तो हेनरी का सर खुद हिलने लगा। ओह, तो ये चक्कर है।
ये जूलिया जैकी के मेकअप में है, कमाल है इसके अंदर मुशाबियत के मैं पहचान ही ना सका। लामहला बेहोश औरत ही जैकी है। ओह तो ये चक्कर है, हेनरी ने बेइख्तियार दांत पीसते हुए कहा और एक बार फिर स्टूल पर बैठ गया। कार की खिड़कियों से बदलते हुए मंजर बता रहे थे कि कार चल रही है। थोड़ी देर बाद कार रुक गई और फिर वो मर्द और औरत जूलिया कार से बाहर निकल आए। दूसरे लम्हे इस मर्द का जिस्म कार के अंदर झुका हुआ नजर आया और उसने जैकी को उठा लिया। जैकी की कार से बाहर आते ही बिरोनी मंजर वाज़ेह हो गया। ये खासी बड़ी इमारत थी। बरामदे में दो अफराद खड़े थे। वो दोनों ही शक्ल सूरत से नाराज़गी लग रहे थे। पोर्च में एक और कार भी मौजूद थी। उसे ले आने में कोई मसला तो नहीं खड़ा हुआ। बरामदे में खड़े एक आदमी ने इस मर्द से पूछा जिसने जैकी को उठाया हुआ था, वो औरत जूलिया बरामदे में नजर ना आ रही थी। नहीं, मिस जूलिया ने आज कमाल कर दिया। इसे ऐसी नफ्सियाती चक्कर दिया कि उसने हेडक्वार्टर के बारे में ये पूरी मालूमात अस खुद उगल दी। इस मर्द ने जिसका नाम कैप्टन लेकर पुकारा गया था, हंसते हुए जवाब दिया और फिर वो तीनों एक राहदारी में से गुजरकर एक कमरे में पहुंच गई जहां वो औरत जूलिया और एक और मर्द बैठे हुए बातें कर रहे थे। वैसे इस मेकअप में तो तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्यों तनवीर, इस मर्द ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन के साथ आने वाले ने एक मर्द की तरफ देखा और उस मर्द के बोलते ही हेनरी आवाज पहचान गया। ये इमरान की आवाज थी। जैकी इमरान के हत्थे चढ़ गई और ना सिर्फ हत्थे चढ़ गई बल्कि इसने हेडक्वार्टर के बारे में भी सब कुछ उगल दिया। काश मैं उसके जिस्म में डिस्ट्रक्शन एक्सोमाइनाइट नस्ब कर देता तो अब बेहतरीन मौका था। इन सब के एग्नोमीटर फटते ही पुर्जे उड़ जाते। काश मुझे पता होता कि जैकी के साथ ऐसा होगा तो मैं इसका खूबसूरत जिस्म तबाह हो जाने की भी परवाह न करता। हेनरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो बार बार अपनी मुठ्ठियां बंद करता और खोलता। उसके चेहरे पर गुस्से की शदीद आसार नुमाया थे। अब तुम इस खूबसूरती और ये जवानी के चक्कर को छोड़ो और हेडक्वार्टर पर फाइनल रेड करने का प्रोग्राम बनाओ। जूलिया ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में जवाब देते हुए कहा। बिल्कुल इमरान साहब, अब हमें मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। कैप्टन ने भी जूलिया की हिमायत करते हुए कहा। अच्छा तो जरा सी देर जूलिया के साथ रहने के बाद तुम अब खुल्लम खुला हमायत पर उतर आए हो। इससे तो अच्छा था मैं तुम्हारी बजाय तनवीर को साथ भेज देता, शायद इसका रिजल्ट तुमसे उलट निकलता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझ पर तो करम ही रखें, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूं। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइप ना सही, हाथ से लिखा ही सही। बहरहाल ठीक है, तो मुझे पहले तफसील से बताओ कि तुमने इस जैकी से क्या उगलवाया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया ने तेज तेज लहजे में तफसीलात बतानी शुरू कर दी। जैसे जैसे जूलिया तफसील बताती जा रही थी, हेनरी का चेहरा गुस्से की शिद्दत से मसख होता जा रहा था। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक आमक औरत को सिर्फ अपने जज्बात की खातिर इतना बड़ा दर्जा दे दिया। जैकी ने वाकई ही हेडक्वार्टर की अंदरूनी तफसीलात, उसके दाखिले के रास्ते, उसका हिफाजती निज़ाम सब कुछ ही बता दिया था। और जब जूलिया खामोश हुई तो शदीद गुस्से के बावजूद हेनरी के हलक से एतमीनान की सांस निकल गई। उसे एतमीनान इस बात पर हुआ था कि जैकी ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन इसने इन हिफाजती इंतजामात के तोड़ के मुतल्लिक कुछ ना बताया था। वेरी गुड जूलिया, वेरी गुड। तुमने वाकई इंतहाई कारआमद मालूमात कॉल की है। मैंने सोचा था कि टेरी से यही मालूमात मिलेंगी, लेकिन टेरी बेपनाह मुफ्त में जान गंवा बैठा। उसे तो कुछ मालूम ही ना था। ओके ठीक है, अब हेडक्वार्टर पर रेड की तैयारी करते हैं। तुम बतौर जैकी ही हमारे पास जाओगी। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें हेनरी के पास भेजने पे ऐसी प्लानिंग बनाऊंगा ताकि उसे तुम पर बिल्कुल शक ना हो। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। कैप्टन शकील तो कह रहा था कि जैकी गोद में होटल में ही खत्म कर दिया जाए। मैंने सोचा कि इस मौत की इतला होटल की वजह से लाजिमन हेनरी तक पहुंच जाएगी, इसलिए मैं उसे बेहोश करके साथ ले आई। अब कम से कम हेनरी को होटल से ये इतला नहीं मिल सकती कि जैकी मर चुकी है। वहां से तो वो सबके सामने जिंदा सलामत अपने कदमों पर गई है। हाँ, अब जैकी का क्या करना है? उसे एल्फ्रेड के हवाले कर दिया जाए या? जूलिया ने कहा। हवाले तो उसे एल्फ्रेड के ही करूंगा, मगर जिंदा नहीं मुर्दा, ताकि उसकी लाश मसक करके किसी गटर में बहा दे। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक रिवॉल्वर नजर आया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ ना सिर्फ स्क्रीन तारीख हो गई बल्कि आवाज आनी भी बंद हो गई और मशीन पर मौजूद डायल की सुई एक जोरदार झटका खाकर दरमियान से गुजरकर आखिरी हिस्से पर जा रुकी। हेनरी ने भी इख्तियार होठ भींच लिए और हाथ बढ़ाकर मशीन के बटन ऑफ करने लगा। जाहिर है उसका मतलब यही था कि इमरान ने फर्श पर पड़ी जैकी को गोली मार दी थी। आने दो, तुम्हारी इस औरत जूलिया को मैं इससे जैकी का ऐसा इबरतनाक इंतकाम लूंगा कि तुम्हारी रूहें भी सदियों में चीखती रहेंगी। हेनरी ने होठ काटते हुए कहा और फिर मशीन ऑफ करके वो तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हैरी, लैंड रोवर जीप ने खासी तेज रफ्तारी से एमलैंड के दूर दूर तक फैले हुए वैरान नीम पहाड़ी इलाके में एक पगडंडी नुमा सड़क पर दौड़ रही थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर इमरान मौजूद था, जबकि साथ वाली सीट पर जूलिया बैठी हुई थी और फिर नशिस्तों पर कैप्टन शकील, तनवीर और सफदर थे। जूलिया जैकी के मेकअप में थी, जबकि इमरान और बाकी साथी मकामी अफराद के मेकअप में थे। इमरान ने बाकी दो साथियों को नाराग से ही वापस पाकिस्तान भिजवाया था, क्योंकि इसके ख्याल के मुताबिक हेडक्वार्टर की पोजीशन के मुताबिक वहां ज्यादा अफराद से मसाइल पैदा हो सकते थे।
जबकि नारा के प्रोग्राम के मुताबिक उनकी ज़रूरत थी। ये तो बहुत हद तक वीरान सा इलाका है। जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ, ये इलाका जो एम लैंड कहलाता है 400 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ मादनियात के बेपनाह खजाने मौजूद हैं, इसलिए हुकूमत क्रीमिया ने उसे गैर रिहायशी इलाका करार दिया है। अलबत्ता पुराने ज़माने से आने वाले चंद कस्बे वैसे ही कायम हैं और इसमें एक क्राम सिटी है जिसके करीब पावरलैंड का ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, आपने हेडक्वार्टर रेड करने की कोई खास प्लानिंग तो ज़रूर की होगी, लेकिन आपने हमें बताया कुछ नहीं। पिछली नशिस्त पर बैठे सफदर ने कहा, प्लानिंग ये है कि जैकी और हेनरी की शादी करा देंगे, तनवीर निकाह पढ़ाएगा, हम गवाह होंगे और नतीजा जाहिर है पावरलैंड का हेडक्वार्टर हमारे कब्जे में। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, सुनो इमरान, मुझे ये वक्त की रागनी हरगिज़ अच्छी नहीं लगती और अगर बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी। जूलिया ने गुस्से से भपने हुए लहजे में कहा, उसका अंदाज खाट खाने वाला था। बकवास और रागनी तो मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद दफन है और रागों को तो वक्त होता है, जैसे सुबह का राग, शाम का राग, बारिश का राग, खिसां का राग, लेकिन रागनी उसके मुतल्लिक किसी की जुर्रत है कि उस वक्त की कैद में ला सके, इसलिए रागनी का कोई वक्त नहीं होता। इमरान ने बाकायदा फुलसफियाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जूलिया ने दांत पीसते हुए कहा, कि तुम्हें मेरी बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो जैकी और हेनरी की बात कर रहा हूँ, देखती नहीं इस वजह से तनवीर खामोश बैठा है, वरना तुम सिर्फ गोली मार देने की धमकी दे रही हो। तनवीर अब तक गोली मार भी चुका होता। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान साहब प्लीज। सफदर ने मुदाखलत करते हुए कहा, भाई मैं तो प्लीज हूँ, जूलिया से बात करो। इमरान ने सर बुलाते हुए जवाब दिया। फिर उससे पहले कि सफदर को जवाब देता, जीप जैसे ही एक ऊंचे टीले से नीचे उतरने लगी और वो सब ये देखकर चौंक पड़े कि सामने 3 जीपें खड़ी थी जिनके बाहर यूनिफॉर्म पहने, हाथों में मशीन गने उठाए 6 अफराद बड़े चुकन्ने अंदाज में खड़े हुए थे। जीपों के खड़े होने का अंदाज ऐसा था जैसे वो रास्ता बंद किए खड़े हो और इन लोगों ने जिस किस्म की यूनिफॉर्म पहन रखी थी उनसे वो सरकारी अफराद दिखाई दे रहे थे। होशियार रहना जूलिया, अब तुमने अपना काम करना है, तुम पावरलैंड की डायरेक्टर हो। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा और इतनी देर में जीप टीले से नीचे उतरती हुई इन जीपों के करीब पहुंच कर रुक गई। 6 में से 2 अफराद मुख्तलिफ सिमतों से जीप की तरफ बढ़े। फरमाइए जनाब। इमरान ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए पूछा, ये ममनुआ इलाका है, यहाँ आप कैसे पहुंच गए? अपनी शनाख्त कराइए। इस आदमी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा, सुनो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं जैकी हूँ, मैडम जैकी, पावरलैंड की मैडम जैकी। जूलिया ने इंतहाई तहमकाना लहजे में अपनी तरफ आने वाले आदमी से कहा, हम किसी को नहीं जानते, आप सब नीचे उतर आए और अपनी शनाख्त कराएं, परमिट दिखाएं। पहले आदमी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा, पहले आप अपनी शनाख्त कराएं, आपका इंचार्ज कौन है और आपका ताल्लुक किस महकमे से है? इमरान का लहजा इस पर खासा करख्त था और इमरान का लहजा सुनते उसके सब साथी यकलक चौकन्ने हो गए क्योंकि वो इमरान के बदले हुए लहजे को अच्छी तरह पहचानते थे। पहले आप नीचे आए वरना मैं फायर खोल दूंगा। इस आदमी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा, ठीक है मैडम, नीचे उतरते हैं। शायद उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मुझे यकीन है कि जल्द ही दूर हो जाएगी, बल्कि हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इमरान ने मुड़कर जूलिया से कहा और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। जूलिया भी दूसरी तरफ से नीचे उतरी और बाकी साथी भी नीचे उतर आए। इधर एक तरफ कितार बनाकर खड़े हो जाओ और अपने सिरों पर रखकर हाथ खड़े हो जाओ, इस आदमी ने जोशीले लहजे में कहा। इमरान खामोशी से इधर से हट गया। फिर इस आदमी के कहने के मुताबिक उसने वाकई अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। जाहिर है इमरान के साथियों ने भी उसकी पैरवी करनी थी और उनकी तलाशी लो माइकल, इस आदमी ने एक तरफ खड़े मुसल्लह शख्स से तहमकाना लहजे में कहा और वो शख्स इमरान और उसके साथियों की पुश्त की तरफ आया और फिर उसने बड़े माहिराना अंदाज में तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन किसी के पास से कोई असला न निकला। अलबत्ता इमरान की कोट की मखसूस जेब में मौजूद मखसूस पिस्टल तक उसका हाथ ही ना पहुंचा था। कोई असला नहीं है बॉस, माइकल ने ऊंची आवाज में कहा। ठीक है, अब तुम लोग हाथ नीचे कर सकते हो, इस आदमी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान और उसके साथियों ने हाथ नीचे कर दिए। लॉगी, तुम चीफ बॉस को कॉल करके बताओ कि जैकी और उसके साथी मौजूद हैं, उनके पास असला नहीं है, अब मजीद कुछ अहकामात हैं। इस आदमी ने, जो शायद इनका इंचार्ज था, एक आदमी से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम चीफ बॉस हेनरी की बात कर रहे हो? अचानक तेज लहजे में कहा, खामोश रहो वरना हम तुम्हें यही हुक्म है कि तुम्हें देखते ही गोली उड़ा दें। हम चाहते हैं तुम एक बार पता लग जाए, वरना हम चाहते तो दूर से तुम्हारी जीप पर रॉकेट फायर करके भी तबाह कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि गलत फहमी बाकी रह जाए, इंचार्ज ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। लेकिन जब तुम देख रहे हो कि मैडम जैकी हमरा है तो तुम्हें ये कहने कैसे हो सकती है? इमरान का लहजा और भी ज्यादा तलख हो गया। मैडम जैकी, हमें चीफ बॉस ने बताया है कि वो मैडम जैकी नहीं है, इस इंचार्ज ने बड़े हकारत भरे अंदाज में कहा और इमरान पर सूरत हालत पूरी तरह वाज़ेह हो गई।
सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारा वो आदमी। इमरान ने यकलक साइड पर खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा और इंचार्ज का चेहरा जैसे ही उस तरफ घुमा, इमरान ने इंतहाई फुर्ती से जीप से पिस्टल निकाला और इमरान को यूं पिस्टल निकालते देखकर तनवीर यकलक चीते की तरह छलांग लगाई और वो अपने सामने खड़े मशीन बरदार के हाथ से मशीन गन छीनता हुआ तेजी से घुमा और फिर इमरान के बाकी साथी बिजली की सी तेजी से उछलकर जीप के आड़ लेने में कामयाब हो गए। इमरान के पहले ही फायर से इंचार्ज जमीन पर उछाल दिया था और फायर ने दाएं तरफ खड़े मशीन गन बरदार के सीने पर सुराख कर दिया। उसके साथ ही इमरान ने छलांग लगाई और इंतहाई तेजी से एक चट्टान की आड़ ले ली। गो मशीन गन की गोलियों की बौछार उसके करीब से गुजरती चली गई। तनवीर का निशाना दो अफराद बने थे। उसी लम्हे एक जीप जो इंतहाई बाएं तरफ खड़ी थी एक झटके से स्टार्ट हुई और घूमकर तेजी से वापस दौड़ने लगी, जबकि एक और आदमी दौड़कर इस चलती हुई जीप पर चढ़ने लगा। ये वही था जिसने इमरान पर फायर खोला था, लेकिन इससे पहले कि वो जीप पर सवार होता, इमरान की गोली उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर गई। तनवीर ने इस जीप पर फायर खोल दिया और फिर जोरदार धमाकों से तेजी से दौड़ती हुई जीप यकदम उछली और कलाबाजी खाती हुई नीचे गहराई में गिरती चली गई। चंद लम्हों बाद उसके पेट्रोल टैंक फटने का जोरदार धमाका हुआ और नीचे गहराई से आग के शोले ऊपर को बुलंद होते नजर आने लगे। इमरान जीप के नीचे गिरते ही तेजी से भागता हुआ इस गहराई की तरफ बढ़ा। उसे खदशा था कि कहीं जीप चलाने वाला गिरने से पहले ही छलांग ना लगा गया हो। अगर वो बच गया था तो वो इन सब के लिए किसी भी वक्त इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। इमरान ने गहराई के किनारे पर पहुंचकर देखा तो वो आदमी वाकई ही जीप से कुछ फासले पर मौजूद था। लाजिमन उसने इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक पहले छलांग लगाई थी, लेकिन वो बच फिर भी ना सका था। वो शायद सर के बल चट्टानों पर गिरा था, इसलिए उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, क्योंकि वो जिस अंदाज में पड़ा था उसका सर जिस तरह टेढ़ा हो रहा था उससे यही बात जाहिर हुई थी कि इमरान एक तवील सांस लेकर वापस मुड़ा तो उसके साथ ही असला इकट्ठा करके अब अपनी जीप के करीब खड़े थे। मुखालिफों की दो जीपें सही सालम खड़ी थी। जैकी के मुतालिक हेनरी को कैसे मालूम हो गया? इमरान के करीब पहुंचते ही जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, हेनरी कोई आम मुजरिम नहीं है, पावरलैंड जैसी ताकतवर तंजीम का सरबराह है। ओह, तो ये हमारी किस्मत थी कि हम बच निकले, वरना इस बार हमारे बचने की 1% तवक्को भी ना थी। अब हेनरी यकीनन बैठा अपने बाल नोच रहा होगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? सफदर और जूलिया ने बैक आवाज पूछा। तो अभी तक बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। हेनरी को ना सिर्फ ये मालूम हो गया है कि जैकी मर चुकी है और जूलिया जैकी के मेकअप में है, बल्कि उसे ये भी मालूम है कि हम हेडक्वार्टर पर रेड करने आ रहे हैं। इसने इन लोगों को भी यही हिदायत दी थी कि हमें देखते ही खत्म कर दिया जाए, एक लम्हे का भी तवक्कुफ ना किया जाए। लेकिन ये लोग गलत फहमी दूर करने के चक्कर में पड़ गए और बात वाज़ेह हो गई। वरना जिस तरह इत्मीनान से हम लोग आ रहे थे, अगर दूर से हमारी जीप में रॉकेट फायर कर देते तो हमारा बच निकलना नामुमकिन था। पर जैसे ही हमारी जीप रुकी थी और ये लोग मशीन गनों समेत करीब आ गए थे, इस वक्त भी फायर खोल देते तो हम जिंदा जीप से बाहर भी ना निकल सकते। हेनरी को अब मालूम हो गया होगा कि हम बच गए हैं, क्योंकि जो आदमी जीप लेकर भागा था वो इस इंचार्ज के कहने पर जीप में मौजूद ट्रांसमीटर पर हेनरी से बात कर रहा था। और पीछे जिस तरह वो भागा है, इसने जीप उलटने से पहले ही कुछ ना कुछ बता दिया होगा। इमरान इस बार इंतहाई तफसील से तमाम वाक़यात का तज्जिया करते हुए कहा, ओ वाकई इस इंचार्ज की बातों से यही जाहिर हो रहा है, लेकिन अब क्या प्रोग्राम है? कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए कहा, अब इस एमलैंड की सरजमीन का एक एक चप्पा हमारा दुश्मन बन चुका है और अब इकराम सिटी जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें बराह रास्त हेडक्वार्टर पर हमला करना होगा। ऐसा करो कि ये दोनों जीपें भी साथ ले लो। यहाँ से पैदल तो हम पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हमें हेडक्वार्टर का फासला बहुत ज़्यादा है। मैं एक जीप में सफदर और जूलिया और दूसरी जीप में मैं, तनवीर और कैप्टन शकील तीसरी जीप में होंगे। जूलिया और तनवीर जीप ड्राइव करेंगे, जबकि सफदर और कैप्टन शकील इंतहाई चौकन्ना अंदाज में गर्दो पेश पर नजर रखेंगे और हमने एक दूसरे से बिखर कर आगे बढ़ना है। मैं ये बहरहाल आगे रहूंगा। इमरान ने किसी सिपाहिसालार की तरह बाकायदा हिदायत जारी की करते हुए कहा। वो सब सर हिलाते हुए तेजी से जीपों की तरफ बढ़ गए। और सुन लो, जीप में ट्रांसमीटर टाइप की हर चीज बंद कर देना, ऐसा ना हो कि वो किसी मशीन के जरिए जीपें उड़ा दे। इमरान ने ऊंची आवाज से अपने साथियों से कहा और खुद उछलकर अपनी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हेलीकॉप्टर जब फिजा में काफी बुलंदी पर पहुंच गया तो हेनरी ने गली में लटकी हुई दूरबीन आंखों से लगा ली। ये मखसूस साख्त का हेलीकॉप्टर था जो बैक वक्त किसी जंगी जहाज का भी काम करता था, और हेलीकॉप्टर भी इसमें इंतहाई ताकतवर मशीन गनों के अलावा रॉकेट लॉन्चर नस्ब थे और मखसूस साख्त के बम निशानों पर फेंकने वाली बड़ी गनें भी थी। और ये सारा निज़ाम बाकायदा एक कंप्यूटर के तहत चलता था, इसलिए इस हेलीकॉप्टर का निशाना गलत होने का सवाल ही पैदा ना होता था। हेनरी को जैसे ही इमरान और उसके साथियों को एमलैंड में दाखिले की इतला मिली थी, इसने यही फैसला किया था कि इन लोगों को हेडक्वार्टर के करीब पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। ये इतला उसे इस बात पर मिली थी कि जबकि इमरान उसके साथी एमलैंड की पहली सरहद से चूंकि अंदर दाखिल हुए थे, मैडम जैकी की वजह से वहां
चौकीदारी में मौजूद पावरलैंड के एक आदमी ने हेनरी को इत्तला दे दी थी और हेनरी चूंकि जानता था कि जैकी मर चुकी है, उसके मेकअप में इमरान के साथ ही जूलिया है, इसलिए इत्तला मिलते ही वो समझ गया कि इमरान उसके साथ ही हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए एमलैंड में दाखिल हुए। लेकिन चूंकि इत्तला सिर्फ इतनी मिली थी कि उनकी तादाद 5 है और वो एक जीप में है, इसलिए हेनरी ने कराम सिटी के जैक्सन को अहकाम दे दिए कि वो इस जीप को घेरे में ले ले और उसे तबाह कर दे और किसी को जिंदा बचाने का मौका ना दे। लेकिन फिर जैक्सन ने आदमी ने ट्रांसमीटर पर वजाहत पूछी और उसके साथ ही वहां फायरिंग शुरू हो गई और जीप तबाह होने का धमाका उसने ट्रांसमीटर पर सुन लिया, इसलिए वो समझ गया कि इमरान उसके साथी न सिर्फ होशियार हो गए हैं बल्कि उन्होंने जैक्सन और उसके ग्रुप का भी खात्मा कर दिया है। इसलिए अब उसने खुद इस जंगी हेलीकॉप्टर को हरकत में ले आने का फैसला किया। उसे पूरी तरह इत्मीनान था इस कदर वसी और वीरान इलाके में वो बड़ी आसानी से इन लोगों का खात्मा कर देगा। दूरबीन से वो सारे इलाके का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। फिर उसे दूर से एक टीले के पीछे एक हैवी लैंड रोवर निकलकर आगे दौड़ती हुई दिखाई थी। उसी लम्हे उसे दूर और 2 जीपें भी कुछ फासले पर आगे बढ़ती दिखाई थी। ये 3 जीपें कैसे हो गई? हेनरी ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने दूरबीन की साइड पर लगी हुई एक छोटी सी नाव को घुमाया तो नीचे दौड़ती हुई जीपें फैलती गई और अब बड़ी होकर नजर आने लग गई। ओह, ये वो जीपें तो जैक्सन पार्टी की हैं। उनके मकसूद निशानात भी मौजूद हैं। इसका मतलब है ये 2 जीपें भी इमरान के हाथ लग गई। हेनरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने दूरबीन को आंखों से हटाकर हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करनी शुरू कर दी। अब दौड़ती हुई जीपें उसे साफ नजर आने लगी थी। उसने पहले एक जीप का निशाना बनाने का फैसला किया। उसके साथ ही उसने कंप्यूटर का बटन दबाकर इस पर जीप का टारगेट फिट करना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि इस बार जीप का टारगेट फिट हो गया तो फिर कंप्यूटर इस वक्त तक इस जीप का पीछा ना छोड़ेगा जब तक वो तबाह ना हो जाए। हेलीकॉप्टर अब कंप्यूटर के तहत आ गया था, इसलिए हेनरी फारिग हो गया था। चंद लम्हों में जीप कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड टारगेट के दरमियान नजर आने लगी और हेनरी ने कंप्यूटर का डिस्ट्रक्शन बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर ने यकलख्त गौता खाया और वो इंतहाई तेज रफ्तारी से इस जीप की तरफ झपटा। इसका अंदाज ऐसे था जैसे कोई भूखा उकाब अपने शिकार पर झपट रहा हो। हेनरी ने इत्मीनान से बैठा हुआ हेलीकॉप्टर की कारकर्दगी देख रहा था। जीप अचानक एक टीले की आड़ में आ गई और हेलीकॉप्टर यकलख्त एक जोरदार झटके से रुक गया। चंद लम्हों बाद जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से टीले के पीछे से निकलकर आगे बढ़ी और उसी लम्हे हेलीकॉप्टर ने बेक वक्त 2 रॉकेट फायर कर दिए। दूसरे लम्हे खौफनाक धमाका हुआ और दौड़ती हुई जीप के पुरखचे उड़ गए। दोनों रॉकेट बेक वक्त जीप से जा टकराए थे। इस जीप के तबाह होते ही हेनरी ने हेलीकॉप्टर का कंट्रोल संभाल लिया क्योंकि कंप्यूटर अपना टारगेट मुकम्मल कर चुका था। इसने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया और फिर दूसरी जीप की तरफ बढ़ा। दूसरी जीप कुछ फासले पर दौड़ रही थी। हेनरी ने जल्दी से इस जीप को हेलीकॉप्टर के टारगेट में फिट किया और डिस्ट्रक्शन बटन प्रेस कर दिया और चंद लम्हों बाद जोरदार धमाकों के साथ ही दूसरी जीप के पुर्जे भी फिजा में बिखर गए। अब सिर्फ एक जीप बाकी रह गई थी और चंद लम्हों बाद उसने जीप को एक टीले की आड़ में रुके हुए देख लिया। शायद धमाकों की वजह से वो रुक गई थी। हेनरी ने इस टीले का टारगेट ले लिया और इस बार हेलीकॉप्टर ने 2 की बजाय बैक वक्त 4 रॉकेट और 2 ताकतवर बम इस टीले पर फायर कर दिए। नतीजा ये कि वो सालिम पहाड़ी टीला जीप समेत फिजा में बिखरता चला गया। वो मारा। इन लोगों ने पावरलैंड का मजाक समझ लिया था। हेनरी ने खुशी से नारा मारते हुए कहा। फिर वो हेलीकॉप्टर को बुलंदी पर ले गया और काफी देर तक वो इन तबाहशुदा जीपों वाले इलाके के ऊपर परवास करता रहा। वो सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि कोई आदमी जीप से कूदकर बच तो नहीं किया। लेकिन काफी देर तक मुसलसल प्रवास करने के बावजूद जब उसे कोई आदमी नजर ना आया तो ना ही किसी ने हेलीकॉप्टर पर फायर किया। उसे यकीन हो गया कि इमरान उसके साथी जीपों समेत तबाह हो चुके हैं। तो वह इत्मीनान से वापस हेडक्वार्टर की तरफ पलट गया। उसके चेहरे पर इस बार गहरे इत्मीनान के आसार नुमाया थे। इमरान जैसे ही जीप के एक टीले की ओर से निकला उसे बुलंदी पर आसमान पर एक नई साख्त का हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दिया। इमरान ने जल्दी से जीप की साइड स्क्रीन के साथ लटकी हुई दूरबीन उठाकर आंखों से लगा ली। ये दूरबीन इंतहाई ताकतवर थी। इस दूरबीन से इंतहाई बुलंदी पर मौजूद हेलीकॉप्टर उसे साफ नजर आ रहा था। हेलीकॉप्टर की साख्त और इसमें मुनस्सब मशीन गनों और लॉकेट लॉन्चरों और बम गनों को देखते ही इमरान हैरान रह गया। ये वाकई इंतहाई खौफनाक और जदीद तरीन साख्त की हेलीकॉप्टर थे और इतने ज्यादा जंगी हथियारों की मौजूदगी और फिर हेलीकॉप्टर पर नजर आने वाले सिर्फ एक आदमी, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के आगे की साख्त बता रही थी कि इसमें दूसरी सीट की गुंजाइश ही नहीं। वो समझ गया कि इस हेलीकॉप्टर को आम मशीन गन से गिराना नामुमकिन है। इसने दूर से आंखों से हटाकर गोद में रखी और जल्दी से रिस्ट वॉच का विंड दबाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। Like, comment, share, press the bell icon.